नमस्कार, द डीप डाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारे हाथ में जो किताब है वो बाहर से देखने में शायद एक और सेल्फ हेल्प बुक लगे, लेकिन असल में ये हमारे सोचने के तरीके पर एक जबरदस्त हमला है। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमितिके कोगा ने, और ये मनोविज्ञान के एक ऐसे दिग्गज के विचारों पर है जिन्हें फ्रॉयड और युंग के बराबर का माना जाता है। अल्फ्रेड एडलर। हाँ, एल्फ्रेड एडलर, पर वो उतने मशहूर नहीं हो पाए। तो आज हमारी इस पड़ताल का जो मिशन है वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद जिंदगी के सबसे गहरे सवाल को समझना है। क्या लोग सच में बदल सकते हैं? हम सब बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। किताब का दावा है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं, और वो भी इसी पल में। और ये दावा मतलब हवा में नहीं किया गया है। एडलर का मनोविज्ञान हमारी उन सबसे गहरी धारणाओं को चुनौती देता है जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं। जैसे कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे बचपन में ऐसा हुआ था। एडलर कहते हैं ये पूरी तरह से गलत है। उनका मानना है कि हम अपने अतीत के अनुभवों से तय नहीं होते, बल्कि उन अनुभवों को हम जो अर्थ देते हैं उससे तय होते हैं। अच्छा। तो आज की हमारी बातचीत दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों के बीच के टकराव को उजागर करेगी। पहला है कारण मीमांसा यानी वजहों की खोज, ओके। और दूसरा है प्रयोजन मीमांसा यानी मकसद की खोज। और ये सिर्फ कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है, ये हमारे जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी उनमें शामिल हूं, यही मानते हैं कि हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमारा अतीत हमारे साथ चलता है। किताब में एक युवक का उदाहरण है जिसका दोस्त कई सालों से अपने कमरे में बंद है। वो बाहर निकलना चाहता है, सोशलाइज करना चाहता है, पर जैसे वो बाहर निकलने की सोचता है उसे घबराहट होने लगती है। हाँ, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो जो आम सोच है जिसे फ्रॉयड ने भी लोकप्रिय बनाया, वो यही कहेगी कि जरूर उसके बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ होगा। बिल्कुल। शायद माता पिता ने बुरा बर्ताव किया होगा या स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया गया होगा। एक साफ कारण और प्रभाव का रिश्ता दिखता है। हाँ, और इसी सोच को एडलर कारण मीमांसा या इटियोलॉजी कहते हैं। मतलब आप वर्तमान की समस्या का कारण अतीत में ढूंढ रहे हैं, जो कि लॉजिकल लगता है। हाँ, और ये एक तरह से आरामदायक भी लगता है। आपको अपनी समस्याओं के लिए एक वजह मिल जाती है। मैं आज एंग्शियस हूं क्योंकि मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, एक जान है। वो क्या? अगर आप ये मान लें कि अतीत ही आपके वर्तमान को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, तो आप एक तरह के नियतिवाद में फंस जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका आज और आपका कल पहले से ही तय है। फिर तो बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। आप बस अपने अतीत के कैदी बनकर रह गए। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब अगर किसी को सच में घबराहट हो रही है तो एडलर कहेंगे कि उसका अतीत जिम्मेदार नहीं है। तो फिर जिम्मेदार कौन है? एडलर का नजरिया यहीं पर पूरी तस्वीर को पलट देता है। वो कारण की जगह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे टेलियोलॉजी कहते हैं। लक्ष्य? हाँ, उस दोस्त के उदाहरण पर वापस आते हैं। एडलर ये नहीं पूछेंगे कि उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। वो पूछेंगे बाहर न निकलने का उसका मकसद क्या है। एडलर के अनुसार वो दोस्त बाहर नहीं जा सकता इसलिए चिंतित नहीं है, बल्कि वो बाहर न जाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिंता और डर को पैदा कर रहा है। नहीं, एक सेकंड रुकिए। पैदा कर रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। उसकी तकलीफ, उसकी घबराहट, क्या वो सब झूठ है? ये तो सुनने में थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल, और यही सबसे क्रांतिकारी और समझने में मुश्किल हिस्सा है। नहीं, वो बिल्कुल नाटक नहीं कर रहा। तो फिर? उसकी चिंता, उसका डर, कांपते हुए हाथ पैर, ये सब 100% असली हैं। वो वाकई में तकलीफ में है। लेकिन एडलर के अनुसार उसने अनजाने में इन भावनाओं को एक हथियार की तरह बनाया है। हथियार? हाँ, एक मकसद पूरा करने के लिए। हो सकता है उसका मकसद अपने माता पिता की चिंता और ध्यान अपनी ओर खींचना हो। अच्छा। अगर वो कमरे में बंद रहेगा तो उसके माँ बाप उसकी ज्यादा परवाह करेंगे। या शायद उसका मकसद बाहर की दुनिया की चुनौतियों और नाकामयाबी के डर से बचना हो। मतलब जब तक मैं बीमार हूँ मुझे नौकरी ढूंढने या रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। प्रिसाइसली। तो वो अपनी बीमारी को अपनी शील्ड बना लेता है। मतलब मेरी बेचैनी, मेरा गुस्सा, ये सिर्फ भावनाएं नहीं है बल्कि मेरे बनाए हुए हथियार है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। इसका मतलब है कि मैं अनजाने में अपनी ही खुशी का रास्ता रोक रही हूँ किसी और लक्ष्य को पाने के लिए। बिल्कुल। एडलर कहते हैं हम अपने अनुभवों से नहीं बल्कि उन अनुभवों को दिए गए अर्थ से बनते हैं।
ट्रॉमा जैसी कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो बस एक घटना है। हम उसे क्या मतलब देते हैं ये तय करता है कि उसका हम पर क्या असर होगा। हम अपने अतीत के अनुभवों को अपनी वर्तमान कहानी को सही ठहराने के लिए एक दराज से निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। वाह। बदलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर हम अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने बनाए गए लक्ष्यों और अर्थों से चलते हैं, तो ये मुझे किताब के दूसरे बड़े आइडिया पर लाता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसे आप हैं। पर ये कैसे हो सकता है? हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं, एक ही सूरज देखते हैं। बिल्कुल। हमारी दुनिया अलग-अलग कैसे हो सकती है? ये सब्जेक्टिव रियलिटी का आइडिया है। हम सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। किताब में कुएं के पानी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ। मान लीजिए एक कुआं है जिसका पानी साल भर एक ही तापमान पर रहता है, मान लीजिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। ये एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है। हाँ, लेकिन गर्मियों में जब आप वो पानी पिएंगी तो वो आपको ठंडा और ताजगी भरा लगेगा। बिल्कुल। और कड़कड़ाती सर्दियों में अगर आप उसी पानी में हाथ डालेंगी तो वो आपको गर्म महसूस होगा। एग्जैक्टली। पानी का तापमान नहीं बदला, लेकिन आपका अनुभव बदल गया। और उस पल में आपका वो अनुभव कि पानी ठंडा है या गर्म, आपके लिए एक अकाट्य सच है। सही बात है। कोई आपको ये यकीन नहीं दिला सकता कि आपका अनुभव गलत है। एडलर कहते हैं कि हम सब इसी तरह अपनी अपनी व्यक्तिपरक दुनिया में रहते हैं, जिसे हमने अपने अनुभवों, अपनी धारणाओं और अपने लक्ष्यों के हिसाब से रंग दिया है। तो इसका मतलब है कि दुनिया बहुत मुश्किल जगह है, या आजकल लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। ये दुनिया के बारे में फैक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ मेरे चश्मे का रंग है। प्रिसाइजली। और यहीं पर बदलाव की असली चाबी छिपी है। अगर दुनिया ऑब्जेक्टिव होती और सबकी समस्याएं एक जैसी होती तो शायद बदलाव नामुमकिन होता। लेकिन क्योंकि समस्या दुनिया में नहीं बल्कि आपके नजरिए में है, तो बदलाव संभव हो जाता है। किताब में काले चश्मे का रूपक इस्तेमाल किया गया है। राइट। अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना हुआ है तो आपको हर चीज अंधेरी और निराशाजनक ही दिखेगी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दुनिया के अंधेरेपन की शिकायत करते रहें, या फिर बस अपना चश्मा उतार दें। लेकिन वो चश्मा उतारना शायद इतना आसान नहीं होगा। सालों से उसे पहनकर देखने की आदत हो गई है। उसे उतारने पर शायद रोशनी आंखों में चुभे, सब कुछ अजीब लगे। बिल्कुल। और इसीलिए साहस की जरूरत है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलना पड़ता है। और ये मानना कि समस्या मुझ में है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। शिकायत करना हमेशा आसान होता है। ये चश्मा उतारने की बात, ये मेरे नजरिए की बात है। किताब इसे जीवन शैली या लाइफस्टाइल कहती है, पर सच कहूं तो ये आइडिया मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। अच्छा। मेरा स्वभाव, मेरी पर्सनालिटी, ये मैंने कब चुनी मुझे तो याद नहीं। ये तो हमारे साथ होता है, हम इसे बनाते थोड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कोई रोबोट है जो अपनी प्रोग्रामिंग चुन रहे हैं। मैं समझता हूं ये क्यों परेशान करता है। यहाँ जीवन शैली या लाइफस्टाइल शब्द को समझना जरूरी है। एडलर के मनोविज्ञान में इसका मतलब सिर्फ आपकी आदतें या जीने का तरीका नहीं है। इसका मतलब है जीवन का तरीका, आपका पूरा नजरिया, दुनिया को देखने का आपका नक्शा, आपका कैरेक्टर, पूरा ताना बाना। हाँ। और एडलर का मानना है कि हम सब अपनी जीवन शैली को खुद चुनते हैं। ये चुनाव लगभग 10 साल की उम्र में अनजाने में होता है। अनजाने में? तो फिर ये चुनाव कैसे हुआ? अगर ये अनजाने में हुआ तो इसे चुनाव कहना ठीक है। अगर किसी का बचपन बहुत मुश्किल था, जहां उसे प्यार नहीं मिला, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने एक निराशावादी लाइफस्टाइल चुनी? ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। ये कठोर लगता है, लेकिन एडलर का मकसद दोष देना नहीं बल्कि शक्ति देना है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। 10 साल की उम्र तक एक बच्चा अपने आसपास की दुनिया से कच्चा माल इकट्ठा करता है। परिवार, संस्कृति, माहौल। हाँ। फिर उन अनुभवों के आधार पर वो जीवन में सफल होने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनाता है। ये एक होश में लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक प्रवृत्ति होती है। मान लीजिए 2 भाई हैं जो एक ही गरीब घर में एक ही शराबी पिता के साथ बड़े हुए। एक भाई बड़ा होकर कहता है, मेरे पिता शराबी थे इसलिए मैं भी शराबी बन गया, मैं और क्या कर सकता था। दूसरा भाई कहता है, मेरे पिता शराबी थे इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसे दिया गया अर्थ और उससे चुना गया रास्ता बिल्कुल अलग। एग्जैक्टली। कच्चा माल एक ही था, लेकिन दोनों ने उससे अलग अलग घर बनाए। बाहरी कारक आपको प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन वो आपको निर्धारित नहीं करते। अंतिम चुनाव आपका होता है।
ओके। और सबसे जरूरी बात यह है, अगर जीवन शैली चुनी गई थी तो इसे फिर से चुना जा सकता है। हम बदलने में इसलिए असमर्थ महसूस करते हैं क्योंकि हम हर पल अपनी वर्तमान जीवन शैली को ना बदलने का निर्णय ले रहे होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि मेरा अतीत मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं अपनी दुनिया खुद बनाती हूँ और मेरी ये जो पर्सनालिटी है वो भी मेरा ही चुनाव है और मैं इसे बदल सकती हूँ। तो फिर असली सवाल ये है कि लोग बदलते क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं बदलती अगर मैं अपनी किसी आदत से नाखुश हूँ? हम सब नए साल पर कस्में खाते हैं, न्यू ईयर न्यू मी, पर एक हफ्ते में सब पहले जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी वर्तमान जीवन शैली, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक या असुविधाजनक क्यों ना हो, वो जानी पहचानी है। जानी पहचानी है, हाँ। हाँ, आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। आपको पता है कि इसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी और उनसे कैसे निपटना है। भले ही आप दुखी हों, पर आप एक सुरक्षित और अनुमानित दुनिया में हैं। ओके। एक नई जीवन शैली चुनने का मतलब है एक अनजान भविष्य में कदम रखना। ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, नए लोगों से कैसे निपटना होगा। इससे जबरदस्त चिंता पैदा होती है। तो मैं अपनी नाखुशी से इसलिए चिपकी हुई हूँ क्योंकि वो आरामदायक है, जानी पहचानी है। हाँ। वाह, मतलब मैं अनजाने में खुशी के ऊपर अपनी कंफर्ट जोन को चुन रही हूँ। आई एम चूजिंग फेमिलियरिटी ओवर हैप्पीनेस। बिल्कुल। हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि हम अनजान से डरते हैं। इसीलिए एडलर के मनोविज्ञान को साहस का मनोविज्ञान कहा जाता है। आपकी नाखुशी आपकी क्षमता की कमी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ खुश होने के साहस की कमी है। खुश होने का साहस, ये सुनने में कितना अजीब है। भला कौन खुश नहीं होना चाहेगा? हम सब जुबान से कहते हैं कि हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हम अनजाने में बदलाव के साथ आने वाली अनिश्चितता और जिम्मेदारी से बचने के लिए नाखुश रहने का चुनाव करते हैं। मतलब नाखुश रहने के भी अपने फायदे हैं। बिल्कुल। आप अपने अतीत को दोष दे सकते हैं, अपने माता पिता को, अपने बॉस को, समाज को। आप हमेशा एक पीड़ित बने रह सकते हैं। लेकिन खुश होने का मतलब है पूरी जिम्मेदारी लेना। ये कहना कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तो इस सब का सार क्या है? अगर इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम यहाँ पहुँचते हैं कि आपका जीवन यहीं और अभी तय होता है। एडलर का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका इस बात पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए कि आप आगे कैसे जीते हैं। वाह। अतीत मौजूद नहीं है, वो सिर्फ आपकी कहानियों और आपकी व्याख्याओं में जिंदा है, और उन व्याख्याओं को बदलने की शक्ति आपके पास है, इसी पल में। आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, आप आजाद हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, बदलाव इसलिए संभव है क्योंकि हमारा जीवन अतीत के कारणों से नहीं बल्कि हमारे वर्तमान लक्ष्यों से चलता है। हाँ, हम कारण से मकसद की तरफ अपना ध्यान मोड़ सकते हैं। दूसरा, हम सब एक व्यक्तिपरक दुनिया में रहते हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें खुद को और अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। तीसरा, हमारी जीवन शैली, हमारा व्यक्तित्व पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारा एक चुनाव है जिसे हमने अनजाने में बहुत पहले किया था। और क्योंकि हमने इसे चुना था, हम आज इसी पल इसे दोबारा चुनने की शक्ति भी रखते हैं। और आखिर में, ये बदलाव क्षमता, ज्ञान या माहौल का मामला नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ साहस का विषय है। खुश होने का साहस, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने का साहस। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि जीवन आपको किसी ने दिया नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जिसे आप हर पल खुद चुनते हैं, तो ये सवाल उठता है कि इस पल में, यहाँ और अभी, आप अपने लिए क्या चुन